Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो एवरीवन, यूनिट अपनी चल रही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फ्लक्स, है ना, फैराडे का नियम और लेंज का नियम। ये वो टॉपिक हैं इस यूनिट के जिनको हम आज तक पढ़ चुके हैं। और आज की इस वीडियो में हम जो टॉपिक अगला स्टार्ट करने वाले हैं वो है इंड्यूस्ड ईएमएफ इन ए कंडक्टिंग रॉड मूविंग इन ए मैग्नेटिक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान किसी चालक छड़ में प्रेरित विद्युत वाहक बल। तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है ई फिजिक्स पर। चलिए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको एक समान चुंबकीय क्षेत्र दिखा रहा हूँ कुछ इस तरह से, है ना। ये एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है जिसको हमने दिखाया हुआ है कि ये इस बोर्ड के कागज़ के प्लेन के तल के लंबवत है और अंदर की तरफ है ना। तो ये तो हो गया एक समान चुंबकीय क्षेत्र। और इस एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक चालक छड़ है, एक कंडक्टिंग रॉड है कुछ इस तरह से, ये है ना। और ये इस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखी हुई है। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे करके है और इसमें जो चालक रॉड है, जो चालक छड़ है, वो ऐसे करके रखी हुई है। और ये गतिमान है, ये चल रही है। किस डायरेक्शन में चल रही है? इस डायरेक्शन में चलते हुए मैंने माना है इसको v वेलोसिटी से, यानी कि इसकी वेलोसिटी, इसकी जो लेंथ है, मैग्नेटिक फील्ड, ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, ऐसा हम लेके चल रहे हैं। और इस मैग्नेटिक फील्ड में ये रॉड चल रही है v वेलोसिटी से। तब हमें ये पता करना है कि इस छड़ के दोनों सिरे जो हैं, ये वाला और ये वाला, इन दोनों सिरों के बीच में कितना ईएमएफ प्रेरित हो जाएगा, कितना विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाएगा। तो सबसे पहले, क्योंकि हम बात कर रहे हैं एक चालक छड़ की है, यानी एक धातु की छड़ मैं इसको मान सकता हूं। और क्योंकि ये चालक या धातु की छड़ है तो इसका मतलब इसके अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बहुत सारे इसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और वो मुक्त इलेक्ट्रॉन्स इस चालक छड़ के साथ साथ इसी डायरेक्शन में वो भी मूव कर रहे हैं, वो भी गति कर रहे हैं। जितने भी मुक्त इलेक्ट्रॉन्स थे इसके अंदर, वो सब इस चालक छड़ के साथ साथ इसी डायरेक्शन में चल रहे हैं। कितनी वेलोसिटी से चल रहे हैं? जितनी वेलोसिटी से ये रॉड चल रही है आगे की तरफ। अगर मैंने दिखाया हुआ है कि ये पूरी छड़ जो है वो v वेग से आगे बढ़ रही है, इसका मतलब इस चालक छड़ के अंदर जितने भी मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे वो सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन भी उतने ही वेग से आगे की तरफ चल रहे होंगे। तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉनों में से मैं आपको केवल ये एक इलेक्ट्रॉन दिखा रहा हूँ। ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो भी इतने ही वेग से, वो भी v वेग से इस डायरेक्शन में चल रहा है। यानी कि इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। या फिर मैं ऐसा कह सकता हूँ कि इस चालक छड़ की लेंथ, लंबाई, है ना, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड, ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो अब हमें ये देखना है कि जब ये इलेक्ट्रॉन चल रहा है, यानी कि ये मैग्नेटिक फील्ड में चल रहा है, चुंबकीय क्षेत्र में चल रहा है, और इलेक्ट्रॉन मतलब आवेश। और ये हम लॉरेंज फोर्स में पढ़ के आ रहे हैं कि जब भी कोई चार्ज किसी मैग्नेटिक फील्ड में चलता है, चुंबकीय क्षेत्र में जब कोई आवेश चलता है तो चुंबकीय क्षेत्र उस पर कोई न कोई बल आरोपित करता है। तो ये वाले इलेक्ट्रॉन पर भी चुंबकीय क्षेत्र एक चुंबकीय बल आरोपित करेगा। कितना चुंबकीय बल आरोपित करता है तो ये हम निकाल सकते हैं लॉरेंज फॉर्मूले से, यानी कि Fm = qvb sin थीटा। यानी कि अगर कोई चार्ज है, कोई आवेश है q, वो v वेलोसिटी से b मैग्नेटिक फील्ड में चल रहा है, और वो भी इसकी वेलोसिटी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ में थीटा एंगल बनाती है ना। तब उस मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा उस चार्ज Q पर इतना मैग्नेटिक फोर्स, इतना चुंबकीय बल आरोपित किया जाता है। तो ये वाले फॉर्मूले का यूज करके मैं अब निकालना चाहता हूँ कि इस सिचुएशन में ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है जो इधर चल रहा है v वेलोसिटी से, उस पर कितना फोर्स लग रहा होगा। तो इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है, उसके लिए मैं E ले सकता हूँ इसको, है ना, जो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन का, उसको हम E से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो गया।
और इस सिचुएशन में थीटा की वैल्यू कितनी होगी, तो वो 90 होगी। यहाँ थीटा किन किन के बीच का एंगल है, V और B, है ना। ये देखें V और B अंदर, तो दोनों के बीच का जो कोण बन गया वो 90 डिग्री बन गया। तब हम देख सकते हैं कि यहाँ जो मैग्नेटिक फोर्स इस इलेक्ट्रॉन पर लगेगा वो कितना लगेगा, EV और साइन 90 यानी कि 1। तो हमें ये पता चल गया कि ये जो चुंबकीय बल है वो इस इलेक्ट्रॉन पर लग रहा है। किस डायरेक्शन में लग रहा है इतना चुंबकीय बल, ये तो मुझे पता चल गया कि इस वाले इलेक्ट्रॉन पर इतना चुंबकीय बल लग रहा है। और इस वाले पर ही क्यों, इसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो सब भी इतनी ही वेलोसिटी से चल रहे हैं, है ना। तो इसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होंगे सब पर इतना इतना चुंबकीय बल लग रहा है। किस दिशा में लग रहा है, अब हम दिशा निकाल लेते हैं। और चुंबकीय बल की डायरेक्शन हमें ये बताता है फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम। इसमें ये वाली उंगली हमें रखनी होती है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, ये वाली उंगली हमें रखनी होती है करंट यानी धारा की डायरेक्शन में, तब अंगूठा हमें बताता है चुंबकीय बल की दिशा। अब देखें, अगर ये इलेक्ट्रॉन है जो कि इधर चल रहा है तो इसकी वजह से जो करंट बनेगा वो इधर बनेगा, यानी कि ये वाली उंगली मुझे इधर रखनी है, ये वाली उंगली चुंबकीय क्षेत्र यानी कि अंदर की तरफ रखनी है। तो इस बार सिचुएशन ये होगी, है ना, ये करंट की डायरेक्शन, ये वाली उंगली अंदर चुंबकीय क्षेत्र, तब अंगूठा बता रहा है कि चुंबकीय बल इस इलेक्ट्रॉन पर जो लगेगा वो इधर लगेगा ऐसे करके। और ऐसे ऐसे इस चालक छड़ के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे सब पर इतना इतना फोर्स लग रहा है। और किस डायरेक्शन में लग रहा है, सब पर ऐसे लग रहा है नीचे की तरफ। और क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन मुक्त भी हैं, फ्री हैं, है ना, तो सारे इलेक्ट्रॉन क्योंकि मुक्त हैं यानी कि परमाणुओं से बाहर आ चुके हैं और सब पर इतना इतना चुंबकीय बल नीचे की तरफ लग रहा है, तो इन सब बलों की वजह से वो इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ आने लग जाएंगे धीरे धीरे। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे की तरफ आने लग जाएंगे तो छड़ का जो निचला सिरा है वहाँ जब इलेक्ट्रॉन आके इकट्ठे होने लग जाएंगे तो वो होने लग जाएगा नेगेटिव चार्ज्ड, यानी कि छड़ का निचला सिरा अब ऋणावेशित होने लग जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं इसमें नीचे की तरफ और इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो ऊपर वाला जो सिरा है वो धनावेशित होने लग जाएगा। पहले थोड़े से इलेक्ट्रॉन नीचे आए, थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज आ गया नीचे, ऊपर थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज, फिर कुछ इलेक्ट्रॉन और आए तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज थोड़ा सा और बढ़ गया, ऊपर पॉजिटिव चार्ज उतना ही बढ़ गया, फिर और इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, यानी कि धीरे धीरे यहाँ पर ऋणावेश बढ़ता चला जा रहा है, ऊपर धनावेश बढ़ता चला जा रहा है। तो हम देखेंगे कि छड़ का निचला वाला जो सिरा है वो ऋणावेशित होता जा रहा है और ऊपर वाला जो सिरा है वो धनावेशित होता जा रहा है। और क्योंकि छड़ के निचले और ऊपरी सिरे ऋणावेशित और धनावेशित हो चुके हैं, तो मैं कह सकता हूँ कि अब छड़ के दोनों सिरों के बीच में कोई न कोई विभवांतर उत्पन्न हो गया है ना। एक पॉजिटिव आवेश है, एक नेगेटिव आवेश है, तो एक का पॉजिटिव विभव हो गया, एक का नेगेटिव विभव हो गया, यानी कि इन दोनों सिरों के बीच में कोई न कोई विभवांतर उत्पन्न हो गया। और उस विभवांतर की वजह से छड़ में कोई न कोई विद्युत क्षेत्र भी क्रिएट हो गया यहाँ पर। और हमें पता है कि कोई भी विद्युत क्षेत्र की जो डायरेक्शन होती है वो पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ होती है, यानी कि विद्युत क्षेत्र की दिशा जो होती है ना वो धनावेश से ऋणावेश की तरफ। तो जैसा कि आप यहाँ फिगर में देख पा रहे हैं कि छड़ का ऊपरी सिरा पॉजिटिव धनावेशित हो जाता है, नीचे वाला ऋणावेशित हो जाता है। इन धनावेश और ऋणावेशों के कारण छड़ में अब एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। और वो विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन किधर होगी, हमेशा विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, है ना, धनावेश से ऋणावेश की तरफ। तो मैं कह सकता हूँ कि इस बार इस छड़ पर जो विद्युत क्षेत्र आरोपित हुआ है वो इस डायरेक्शन में हुआ है, ठीक है। और हम छड़ की जो लेंथ है, जो लंबाई है, उसको L मान के चल रहे हैं। इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, L है। तो अभी तक आप देख रहे थे स्टार्टिंग में यहाँ केवल एक मैग्नेटिक फील्ड था, तो जितनी भी इलेक्ट्रॉन थे इसके अंदर जो छड़ थी वो सब मैग्नेटिक फील्ड में ही चल रहे थे अभी तक। लेकिन अब उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जब सारे इलेक्ट्रॉनों पे चुंबकीय बल लगने लगा था नीचे की तरफ, उस बल की वजह से इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ धीरे धीरे अपवाह करने लग गए थे। तो यहाँ पर ऋणावेश इकट्ठा होता जा रहा है, यहाँ धनावेश का मात्रा बढ़ता चला जा रहा है। उस धनावेश और ऋणावेश की वजह से इस छड़ पर एक विद्युत क्षेत्र आरोपित हो जाता है, यानी कि इन दोनों सिरों के बीच में कोई न कोई विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। और इन दोनों सिरों के बीच में जो भी विभवांतर उत्पन्न हो जाता है उसी को हम बोलेंगे प्रेरित विद्युत वाहक बल। उसी की वैल्यू हमें पता करनी है कि छड़ के दोनों सिरों के बीच का विभवांतर कितना है, यानी कि वो विद्युत वाहक बल कितना, वो हमें निकालना है। तो मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि इस छड़ में
उस विभवांतर या विद्युत वाहक बल के कारण इतना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया। किधर हुआ है? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। अब ये वाला विद्युत क्षेत्र जो है वो भी इस चालक छड़ के सारे इलेक्ट्रॉनों पर अब एक बल आरोपित करने लग जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि जब भी कोई आवेश और किसी विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है ना, तो आवेश पर विद्युत क्षेत्र एक बल लगाता है। किधर लगाता है? तो वो डिपेंड करता है कि आवेश कैसा है, नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। अगर आवेश नेगेटिव है तब विद्युत क्षेत्र उस पर बल लगाता है क्षेत्र की अपोजिट डायरेक्शन में, और अगर आवेश पॉजिटिव है तो उस पर जो विद्युत क्षेत्र बल लगाता है वो क्षेत्र की दिशा में लगाता है। कितना लगाता है? तो अगर कोई आवेश है Q और वो रखा जा रहा है किसी इलेक्ट्रिक फील्ड E में, है ना, अगर कोई आवेश Q विद्युत क्षेत्र E में रखा जाता है तो उस पर इतना बल लगता है, उस पर इतना विद्युत बल आरोपित करता है विद्युत क्षेत्र QE। किस दिशा में? तो ऋणावेश पर क्षेत्र की विपरीत दिशा में और धनावेश पर क्षेत्र की दिशा में इतना बल आरोपित होता है। अब हम जो देख रहे हैं कि यहाँ तो सारे इलेक्ट्रॉनों पे लग रहा है इतना इतना बल, तो इलेक्ट्रॉनों पे जो बल लगेगा वो किधर लगेगा और कितना लगेगा? तो इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले, ये तो फॉर्मूला हो गया, इलेक्ट्रॉन पे लगने वाले वैद्युत बल की वैल्यू कितनी होगी? इलेक्ट्रॉन का आवेश यानी कि E और विद्युत क्षेत्र कितना माना है? मैंने E ही माना हुआ है। इतना बल सारे इलेक्ट्रॉनों पे और लगने लग गया। किस डायरेक्शन में? तो अब की बार जो विद्युत बल लगेगा सारे इलेक्ट्रॉनों पे वो ऊपर की तरफ लगेगा। मैंने आपको एक इलेक्ट्रॉन पे दिखाया हुआ है विद्युत बल ऊपर की तरफ। क्यों लगेगा ऊपर की तरफ? क्योंकि इलेक्ट्रॉन मतलब ऋणावेश, और ऋणावेश पर विद्युत क्षेत्र बल लगाता है क्षेत्र की विपरीत दिशा में। तो विद्युत क्षेत्र तो अब की बार नीचे की तरफ था, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, इसीलिए बल जो लगेगा वो ऊपर की तरफ। मतलब स्टार्टिंग में इलेक्ट्रॉनों पर केवल एक बल लगा था। जब चालक छड़ ने चलना स्टार्ट किया था इस चुंबकीय क्षेत्र में, तो उसकी वजह से सारे इलेक्ट्रॉनों पर केवल शुरुआत में एक बल लगा था, चुंबकीय बल, वो भी नीचे की तरफ। उस चुंबकीय बल की वजह से इलेक्ट्रॉन चले। इलेक्ट्रॉनों के चलने की वजह से इस छड़ का एक सिरा पॉजिटिव एक सिरा नेगेटिव हुआ, उसकी वजह से यहाँ एक विद्युत क्षेत्र बना। विद्युत क्षेत्र की वजह से उन्हीं इलेक्ट्रॉनों पर, जिसकी वजह से ये विद्युत क्षेत्र बना है ना, उन्हीं इलेक्ट्रॉनों पर एक विद्युत बल आरोपित होने लग गया ऊपर की तरफ। अच्छा, स्टार्टिंग में ये वाले बल की वैल्यू, विद्युत बल की वैल्यू जो होगी वो कम होगी स्टार्टिंग में। क्यों कम होगी? क्योंकि शुरुआत में यहाँ पर थोड़े इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ आए थे, तो यहाँ पर थोड़ा सा ऋणावेश था, थोड़ा सा धनावेश था, और क्योंकि ऋणावेश धनावेश की मात्रा कम थी इसीलिए उनकी वजह से जो विद्युत क्षेत्र बना था वो भी छोटा सा ही बना था। और क्योंकि विद्युत क्षेत्र छोटा था इसीलिए उसकी वजह से इलेक्ट्रॉनों पे जो बल लग रहा था ना विद्युत बल, ये वाला, ये भी छोटा ही विद्युत वाहक बल था। और FM तो पहले से ही अच्छा खासा लग रहा है। तो अभी भी इलेक्ट्रॉन इस वाले बल की वजह से नीचे ही सरकते आ रहे हैं। क्यों सरकते आ रहे हैं? क्योंकि ऊपर वाला बल छोटा है, ये वाला बल बड़ा है जो नीचे की तरफ लेके जा रहा है। अब इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे नीचे चलते जा रहे हैं, यहाँ पे ऋणावेश की मात्रा और बढ़ती चली जा रही है, ऊपर धनावेश की मात्रा और बढ़ती चली जा रही है। तो ऋणावेश धनावेश के बढ़ने की वजह से विद्युत क्षेत्र की वैल्यू और बढ़ती चली जा रही है। विद्युत क्षेत्र की वैल्यू बढ़ती चली जा रही है तो विद्युत बल FE की वैल्यू बढ़ती चली जा रही है, मतलब ये वाला बल और बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन अभी भी FM का मान अगर ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन अभी भी नीचे आ रहे हैं, और नीचे आ रहे हैं तो ऋणावेश और बढ़ रहा है, धनावेश और बढ़ रहा है, विद्युत क्षेत्र और बढ़ रहा है। विद्युत क्षेत्र के बढ़ने से विद्युत बल की वैल्यू और बढ़ रही है। कहने का मतलब FE का, मान लो FM का मान स्टार्टिंग में इतना था और FE का मान शुरुआत में इतना था, लेकिन जैसे जैसे ये प्रक्रिया आगे बढ़ती चली जा रही है, मतलब जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ आते जा रहे हैं वैसे वैसे विद्युत क्षेत्र का मान बढ़ रहा है, और उसकी वजह से, विद्युत क्षेत्र का मान बढ़ने की वजह से जो इलेक्ट्रिक फोर्स जो लग रहा था सारे इलेक्ट्रॉनों पे, उसकी वैल्यू बढ़ती चली जा रही है। तो पहले मैग्नेटिक फोर्स यहाँ, इलेक्ट्रिक फोर्स यहाँ पर, लेकिन इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है। और एक स्थिति ऐसी आएगी जब इस इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू इस मैग्नेटिक फोर्स के बराबर हो जाएगी। डायरेक्शन में तो पहले से ही अपोजिट हैं ये दोनों। जब इनका मैग्नीट्यूड, जब इनका परिमाण समान हो जाएगा तो मैं कह सकता हूँ कि दोनों बल एक दूसरे को अब कैंसिल कर देंगे, है ना। परिमाण समान, दिशा विपरीत। और जब दोनों बल एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तब इस इलेक्ट्रॉन पर, या ऐसे ऐसे जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे उन सारे इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला नेट बल हो जाएगा 0। और मैं कह सकता हूँ कि अब सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो संतुलन की अवस्था में, यानी कि ना तो किसी पर नेट बल नीचे लग रहा है ना किसी पर नेट बल ऊपर लग रहा है। तो सारे इलेक्ट्रॉन अब हो जाएंगे संतुलित, और संतुलित होने का मतलब अब इलेक्ट्रॉनों का नीचे की तरफ आना रुक जाएगा। और जब इलेक्ट्रॉनों का नीचे की तरफ आना रुक जाएगा तो ये ऋणावेश धनावेशों की वैल्यू बढ़ना बंद,
तो विद्युत क्षेत्र का बढ़ना भी बंद हो जाएगा, और विद्युत क्षेत्र का बढ़ना बंद यानी जब विद्युत क्षेत्र कांस्टेंट हो जाएगा तो विद्युत बल भी रुक जाएगा बढ़ना, वो भी नियत हो जाएगा। यानी कि अब एफ ई का मान जैसे ही एफ एम के बराबर हो जाता है ना, अब एफ ई का मान और आगे बढ़ना बंद, यहाँ से आया था और यहाँ जब आ जाता है बस इसका मान अब बढ़ना बंद हो जाता है। यानी कि संतुलन की अवस्था में ये दोनों बल जो है वो बराबर हो जाते हैं। कौन कौन से दोनों बल? चुंबकीय बल और विद्युत बल। तो मैं कह सकता हूँ फिर कि संतुलन की अवस्था में ये दोनों बल चुंबकीय और वैद्युत बल दोनों बराबर, यानी कि एफ एम इज इक्वल्स टू एफ ई। दोनों की वैल्यू उठा के रख लेते हैं। एफ एम यानी कि ई वी बी है ना, और एफ ई की वैल्यू ये रही ई इंटू ई। यहाँ ई कैंसिल हो गया, मुझे यहाँ पर कैपिटल ई यानी कि विद्युत क्षेत्र ई की वैल्यू मुझे पता चल गई, जो कितनी है वी इंटू बी। ये इक्वेशन दे देते हैं इसको। तो हमें फाइनली ये पता चल गया कि ये जो विद्युत क्षेत्र है उसकी वैल्यू कितनी होती है, तो उसकी वैल्यू हमें पता चल गई इतनी होती है। अब हम बात करते हैं कि इस छड़ के दोनों सिरों के मध्य कितना विद्युत वाहक बल यानी कि विभवांतर कितना प्रेरित हुआ है वो निकालते हैं। तो आपको एक चीज़ समझनी होगी कि मान लो मैं आपको एक इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा रहा हूँ इस तरह से, ये एक विद्युत क्षेत्र है। अगर इस विद्युत क्षेत्र में 2 पॉइंट लिए जाएं, मान लो इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो है कितनी d। इन दोनों बिंदुओं के मध्य अगर विद्युत क्षेत्र को मैं E मान लेता हूँ ना कि ये एक समान विद्युत क्षेत्र है E, और उस विद्युत क्षेत्र में मैंने पास 2 बिंदु ले रखे हैं। इन दोनों बिंदुओं के मध्य कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, कितना विभवांतर है, तो वो विभवांतर इस फॉर्मूले से शो किया जाता है V इज इक्वल्स टू ई डी, है ना। यानी कि इन दोनों बिंदुओं के मध्य जो विभवांतर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो इतना होगा। E क्या है? विद्युत क्षेत्र है, और D क्या है? उस विद्युत क्षेत्र में दोनों बिंदुओं के बीच की, कौन से 2 बिंदुओं के बीच की दूरी है? तो उन 2 बिंदुओं के बीच की दूरी है जिनके मध्य विभवांतर को मैंने V माना हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले के आधार पर निकालेंगे छड़ के इन दोनों सिरों के मध्य विभवांतर कितना है, जिसको अब हम विद्युत वाहक बल बोल रहे हैं। तो मैंने अब की बार जो 2 बिंदु लिए हैं, एक इस सिरे पर एक इस सिरे पर, उन दोनों बिंदुओं के बीच की डिस्टेंस कितनी है? D की जगह पर क्या वो लंबाई अब की बार L है ना, तो D की जगह पर आएगा L। विद्युत क्षेत्र कितना है यहाँ पर, तो वो हमने E ही माना हुआ है, तो E। तो इस बार जो विद्युत वाहक बल आएगा छड़ के दोनों सिरों के बीच में वो होगा एप्सिलॉन V की जगह हम विद्युत वाहक बल यूज कर रहे हैं ना। विद्युत क्षेत्र कितना है? E है, और दोनों बिंदुओं के यानी कि दोनों सिरों के बीच की जो दूरी है वो कितनी है? वो L है, तो E इंटू L। और इक्वेशन फर्स्ट से हम यहाँ पर E की वैल्यू रख सकते हैं, जो कितनी थी इक्वेशन फर्स्ट से? E इज इक्वल्स टू ये रही वैल्यू V इंटू बी, वो रख देते हैं यहाँ पर, इसलिए एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू VBL। तो फाइनली हमें ये पता चल गया कि जब भी कोई कंडक्टिंग रॉड एक चालक छड़ है और जब वो किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चलती है किसी वेलोसिटी से, तब उसमें इतना विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है उसके दोनों सिरों के बीच में। लेकिन ये भी याद रहे कि विद्युत वाहक बल के लिए ये जो फॉर्मूला आ रहा है ना, ये एक निश्चित परिस्थिति में आ रहा है, एक निश्चित कंडीशन में आ रहा है। कौन सी कंडीशन में? कि रॉड की लेंथ है ना, इसकी वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए, तब उसके दोनों सिरों के बीच में इतना विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। अगर ये तीनों एक दूसरे के लंबवत ना होकर किन्हीं 2 राशियों के बीच में कोई न कोई एंगल बन रहा है, तब फिर फॉर्मूला क्या आएगा वो आपको अलग परिस्थितियों के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। मान लो मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड तो सेम यही है, अंदर की तरफ है, लेकिन इसमें जो रॉड है ना वो सपोज करें ऐसे रखी हुई है यूँ करके इस बार, और चल वैसे ही रही है जैसे कि इसमें चल रही थी, है ना। यानी कि मैं यूँ कह सकता हूँ कि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड ये दोनों तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, लेकिन रॉड की जो लंबाई है यानी कि L जो है वो परपेंडिकुलर नहीं है इन दोनों के। यानी कि रॉड की जो लेंथ है ना L अभी इस डायरेक्शन में, और मुझे वो लेंथ जो है वो इस डायरेक्शन में चाहिए। अगर मैं इस वाले फॉर्मूले से ही काम करना चाहता हूं तो इसमें V, B और L क्या तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए, तब ये फॉर्मूला काम करता है। और अब की बार हमारे सामने जो सिचुएशन है उसमें L जो है वो दोनों के परपेंडिकुलर नहीं है, तो हमें करना क्या होगा कि ये वाली जो लंबाई है इसका एक कंपोनेंट लाना पड़ेगा ताकि ये लंबवत हो जाए बाकी B और V के।
तो इसीलिए मुझे इसका एक घटक इधर तोड़ना है। तो L का इधर घटक तोड़ने के लिए ये एंगल हमें पता होना चाहिए। अगर ये एंगल मैं मान के चलता हूँ कि ये एंगल थीटा बन रहा है, तो इसका इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा L cos थीटा। इसीलिए ये वाले फॉर्मूले में अब हम L की जगह पर यूज करेंगे L cos थीटा, तब विद्युत वाहक बल का फॉर्मूला बनेगा VBL cos थीटा। तो ये सिचुएशन पर डिपेंड करता है ना। हो सकता है कि जैसे रॉड भी ऐसे ही रखी हो, मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे ही हो, लेकिन वेलोसिटी ऐसे ना होकर वेलोसिटी ऐसे हो इसकी, और हमें वेलोसिटी करनी है ऐसे, क्योंकि हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकें। तो फिर मुझे ये वाली वेलोसिटी का इस डायरेक्शन में कोई ना कोई कंपोनेंट लेना पड़ेगा। मान लो अब की बार अगर ये एंगल थीटा बन रहा है, तो इसका इस डायरेक्शन में घटक जब देखूंगा तो ये आएगा V cos थीटा। तो इस बार हमें V की जगह पर V cos थीटा का यूज करना पड़ेगा। तो ध्यान रहे, ये फॉर्मूला आप केवल एक ही सिचुएशन में लगा सकते हो, जब रॉड की लेंथ है ना, इसकी वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, तब हमारे लिए ये फॉर्मूला काम करेगा। इसके अलावा कई बार सिचुएशन ऐसी भी आपको दी जा सकती है कि आपको मैग्नेटिक फील्ड जो है वो घटकों के रूप में दे दिया जाए। जैसे आपको मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से दे दिया जाए कि B वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप माइनस 2j कैप, है ना, प्लस 4k कैप XYZ, यानी कि कार्तीय निर्देशांकों के पदों में ये दे दिया जाए। ऐसी वेलोसिटी भी कुछ इसी तरीके की बता दी जाए, ऐसी लेंथ भी आपको इसी तरीके से दे दी जाए। तब हम कैसे निकालेंगे छड़ के दोनों सिरों के मध्य प्रेरित विद्युत वाहक बल की वैल्यू? तो उसके लिए अब हमें एक व्यापक फॉर्मूला थोड़ा याद रखना पड़ेगा, और वो व्यापक फॉर्मूला है एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर डॉट L वेक्टर, है ना। ये कोई भी छड़ के दोनों सिरों के मध्य प्रेरित EMF का फॉर्मूला आ गया जब कोई अनियमित कंडीशन बनेगी, है ना, यानी कि सेम वो सिचुएशन ना बनकर कोई भी एक रैंडम पोजीशन अगर दे रखी है, तो व्यापक फॉर्मूला ये रहेगा। इस फॉर्मूले को भी हालांकि डेरिवेशन अपने लेवल पे है नहीं, लेकिन आप जल्दी से समझ सकते हो। सोचो ये वाले फॉर्मूले को अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लेके चलूँ, Fm इज इक्वल टू QVB साइन थीटा को अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लेके चलता हूँ, तो ये होगा Fm वेक्टर इज इक्वल टू QV वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। लॉरेंज फार्मूला सदिश रूप में ऐसे लिखा जाता है। तो हमें पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन पर इस बार जो चुंबकीय बल लगेगा वो इतना लगेगा। इलेक्ट्रॉन का चार्ज लिख देता हूँ यहाँ पर EV क्रॉस B, और इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स लगेगा, जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, उसको मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा। तो ऐसे लिखूंगा FE वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस E वेक्टर। माइनस का चिन्ह यहाँ पर क्यों लगाया है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे लगने वाले बल की जो दिशा होती है वो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में होती है, और संतुलन की अवस्था में ये दोनों जो होंगे वो बराबर होने चाहिए। या फिर आप देख लो कि इससे आपको पता चल रहा है कि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में आते हैं। ये वाले दोनों बल अगर दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में आते हैं, तो मैं ये कह सकता हूँ कि इन दोनों का जो टोटल है क्या वो जीरो हो जाना चाहिए। इन दोनों का जो योग है वो कितना होना चाहिए? जीरो। यानी कि इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले इन दोनों बलों का योग जीरो होना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन संतुलन की अवस्था में। तब हम लिख सकते हैं Fm वेक्टर प्लस Fe वेक्टर बराबर जीरो। Fm वेक्टर प्लस Fe वेक्टर इज इक्वल टू जीरो, है ना। इन दोनों की वैल्यू रख लेते हैं। अब देखो EV क्रॉस B, EV वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, है ना, प्लस Fe, तो Fe ये रहा माइनस E वेक्टर इज इक्वल टू जीरो। उधर ले जाऊंगा प्लस में हो जाएगा, E से E कैंसिल हो जाएगा। E वेक्टर की वैल्यू फाइनली क्या मिली हमें? V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, है ना। ये हमें वैल्यू पता चलेगी विद्युत क्षेत्र की वेक्टर फॉर्म में कितनी वैल्यू होगी। अब हम क्या करते हैं? व्यवांतर यानी कि विद्युत वाहक बल निकालते हैं। तो ये व्यवांतर को सदिश रूप में हम ऐसे लिखा करते हैं V इज इक्वल्स टू E वेक्टर डॉट D वेक्टर। तो रख देते हैं E वेक्टर की वैल्यू ये है, हम व्यवांतर के बजाय उसको विद्युत वाहक बल बोल रहे हैं। इसकी वैल्यू हो गई V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर डॉट D, यानी कि ये वाली जो लेंथ है, यानी कि ये वाला जो वेक्टर है L वेक्टर, तो L वेक्टर। तो इस तरह से व्यापक रूप में आप ये वाले फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। तो एप्सिलॉन बराबर VBL, इस फॉर्मूले का प्रयोग हम केवल तब कर सकते हैं जब VB और L तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों। अगर किसी केस में तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं है, तब या तो आप व्यापक फॉर्मूले का यूज करेंगे एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू V क्रॉस B और डॉट L वेक्टर,
या तो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, या फिर जो चीज़ परपेंडिकुलर नहीं है, जैसे वेग परपेंडिकुलर नहीं है तो उसका घटक तोड़ के परपेंडिकुलर लाओ, फिर इसमें वैल्यू रखें। लंबाई अगर लंबवत नहीं है तो उसका लंबवत दिशा में घटक तोड़ो और फिर एल की वैल्यू यहाँ पर रखा करेंगे, या फिर आप ऐसे निकाल सकते हो। मैं आपको इसके अलावा कुछ अलग अलग सिचुएशन और दिखाता हूँ जहाँ हम एक बार चेक करेंगे कितना कितना विद्युत वाहक बल निकलेगा। जैसे मान लो आपको एक सिचुएशन ऐसी दी जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से है, और इसमें जो चालक छड़ है वो ऐसे रखी हुई है यूं, है ना, एल लंबाई की है, मैग्नेटिक फील्ड बी है, ये बार बार बताने की आवश्यकता है नहीं है, और ये इस डायरेक्शन में चल रही है वी वेलोसिटी से। अब हमें देखना है कि यहाँ कितना होगा, जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है उसकी वैल्यू यहाँ पर कितनी होगी, ठीक है ना। दूसरी सिचुएशन में ऐसे दिखा रहा हूँ कि मान लो मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह से है, यानी कि इस बोर्ड के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ है, और इसमें जो चालक छड़ है वो ऐसे रखी हुई है ना, और किधर चल रही है तो मान लो इस डायरेक्शन में चल रही है v वेलोसिटी से, वही l लेंथ है इसकी और मैग्नेटिक फील्ड b है। तब यहाँ विद्युत वाहक बल कितना होगा वो ज़रा चेक करेंगे। और इसके अलावा मान लो कहीं पर मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है इस तरह से, और इसमें कोई चालक छड़ रखी हुई है ऐसे करके, ये चालक छड़ है किधर चल रही है, सपोज करें ऐसे चल रही है v वेलोसिटी से, यहाँ विद्युत वाहक बल की वैल्यू कितनी होगी, ये सब आपको चेक कर करके देखना है अभी, है ना। इसके अलावा देखो और थोड़ी सी सिचुएशन देख लेते हैं कि मान लो मैग्नेटिक फील्ड कहीं पर ऐसा है यूं करके, है ना, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, और इसमें कोई चालक छड़ रखी हुई है ऐसे करके, और वो यूं चल रही है यूं, अब की बार बोर्ड के परपेंडिकुलर है और ऐसे चल के आ रही है, ठीक है ना। वेलोसिटी में वैसे यूं दिखा नहीं सकता हूँ, आप समझ जाना, ऐसे दिखा रहा हूँ, मतलब वो ऐसे चल के आ रही है यूं करके v वेलोसिटी से। इसमें विद्युत वाहक बल कितना प्रेरित होगा वो आपको चेक करना है। इसके अलावा और एक दो सिचुएशन देखते हैं, जैसे मान लो ऐसे करके ये मैग्नेटिक फील्ड है और इसमें कोई चालक छड़ ऐसे रखी हुई है यूँ, सही है ना, और वो भी ऐसे ही चल के आ रही है बाहर की तरफ, यूँ परपेंडिकुलर बाहर की तरफ चल के आ रही है। मैं उसको भी ऐसे ही दिखा देता हूँ v वेलोसिटी से। इन सब में हम एक बार निकाल के देखते हैं कि विद्युत वाहक बल की वैल्यू क्या क्या आएगी। जैसे सबसे पहले इसमें देखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड अंदर था, है ना, वेलोसिटी यूँ करके थी, और जो लेंथ है वो भी ऐसे करके है। अगर मैं इसमें विद्युत वाहक बल इस फॉर्मूले से निकालना चाहता हूं तो इसके लिए क्या तीनों परपेंडिकुलर होने चाहिए, और इस फिगर में तीनों परपेंडिकुलर है नहीं, है ना। चुंबकीय क्षेत्र B और वेग v ये तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। अगर मैं L को भी परपेंडिकुलर रखना चाहता हूं इन दोनों के, तो इसको फिर ऐसे न होकर के ऐसे होना पड़ेगा, है ना, तब ये वाली सिचुएशन आ पाएगी पुरानी वाली। तो इसका मुझे इस डायरेक्शन में यानी कि L का इस दिशा में घटक लेना पड़ेगा। इस दिशा से मतलब है कि जिधर पहले L था ना उसके लंबवत दिशा में घटक लाना पड़ेगा अभी। तो L का जब मैं इधर घटक लूँगा तो वो आएगा L cos 90 डिग्री, है ना, ये जो एंगल बन गया वो 90 डिग्री बन गया। और L cos 90 जीरो, तो यहाँ जब मैं L की जगह पर L cos 90 रखूँगा तो ये पूरा ही जीरो हो जाएगा। मतलब इस वाली सिचुएशन में विद्युत वाहक बल कितना आया, जीरो। अब आ जाते हैं इसमें, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है ना, वेलोसिटी ऐसे करके है, और जो लेंथ है रॉड की वो ऐसे करके है, और हमें चाहिए तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर। तो कैसे भी करके अगर मैं रॉड को यूँ कर लूँ तो ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएंगे, है ना। अगर मैं इसको रॉड को इस दिशा में ले आऊँ तो ये परपेंडिकुलर हो जाएंगे, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये वेलोसिटी, और ऐसे करके रॉड की लेंथ हो जाएगी। तो कहने का मतलब कि बार मुझे इस लंबाई का इस डायरेक्शन में घटक लेना है। इस डायरेक्शन में घटक लूँगा तो फिर से L cos 90 आएगा, और जब L cos 90 आएगा तो यहाँ L की जगह L cos 90 यानी कि जीरो रखेंगे, तो विद्युत वाहक बल यहाँ भी जीरो हो जाएगा इस केस में भी। इधर आ जाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड बाहर है ना, लेंथ जो है वो ऐसे करके है, और वेलोसिटी भी इसी डायरेक्शन में। या तो मैं लेंथ को परपेंडिकुलर कर दूँ या फिर मैं वेलोसिटी को परपेंडिकुलर कर लूँ, ऐसे करके यूँ करके। बाहर की तरफ तो है मैग्नेटिक फील्ड, लंबाई जो है चालक छड़ की वो ऐसे करके है, वेलोसिटी अगर मैं इधर कर दूँ कैसे भी करके तो ये तीनों परपेंडिकुलर हो जाएंगे। यानी कि वेग का मैं अगर इस दिशा में घटक ले लेता हूँ तो वो आएगा v cos 90, ये भी जीरो,
और जब ये जीरो तो पूरा विद्युत वाहक बल फिर से जीरो, यानी कि यहाँ भी विद्युत वाहक बल की वैल्यू जीरो। इसमें आ जाते हैं, यो मैग्नेटिक फील्ड है, ये लेंथ है ना, और वेलोसिटी यूँ है, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर आप देख पा रहे हैं। अगर तीनों ही परपेंडिकुलर हैं तो यहाँ विद्युत वाहक बल फिर उतना ही हो गया, एप्सिलॉन इज इक्वल टू VBL, इतना। इस वाले में देखिए, इस वाले में ये B है मैग्नेटिक फील्ड, है ना, वेलोसिटी यूँ है ऐसे करके, तो ये दोनों तो परपेंडिकुलर हैं ही एक दूसरे के, लेकिन ये जो है वो ऐसे होनी चाहिए। अगर मैं इस वाली सिचुएशन के अकॉर्डिंग चलना चाहूँ तो जो लेंथ ऐसे करके वो यूँ होनी चाहिए, इसका मतलब मुझे लंबाई का इस दिशा में कोई ना कोई घटक तोड़ना पड़ेगा। तो अगर मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि इधर से और इसका जो एंगल बन रहा है वो थीटा बन रहा है, तो लंबाई का जो कि ऐसे करके थी इस दिशा में जो घटक आएगा वो आएगा L cos थीटा। और अब यहाँ L की जगह मैं रखूँगा तो विद्युत वाहक बल आ जाएगा B L cos थीटा। इतना विद्युत वाहक बल इस वाली सिचुएशन में प्रेरित हुआ है। अब जरा आप ध्यान से देखेंगे तो ये पता चलेगा कि जिन जिन परिस्थितियों में विद्युत वाहक बल जीरो आया है ना, इसमें उन सब में कोई न कोई एक चीज़ है जो कॉमन चल रही है। अभी बात करेंगे। यहाँ जरा देखें कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो थी वो ऐसे करके थी, है ना, रॉड जो थी वो ऐसे करके थी सामने, और ये चल के यूँ आ रही है, ऐसे चल के आ रही है, ऐसे चल के आए या फिर यूँ चल के जाए। तो देखो जब ये रॉड ऐसे चल के आएगी तो ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को काटेगी, है ना। ध्यान से समझे कि अगर रॉड ऐसे करके मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे करके तो जब ये ऐसे चलेगी तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को काटते हुए जा रही है, उधर से इधर आए या इधर से उधर जाए। और जब ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को काट रही है तो इसमें कोई ना कोई विद्युत वाहक बल आ रहा है निकल के VBL। इस वाले फिगर में देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे करके थी, जो रॉड है वो ऐसे रखी हुई है थोड़ी सी तिरछी, और इसको चला कैसे रहे हैं, यूँ करके चला रहे हैं बाहर की तरफ। तो जब ये ऐसे चलेगी तो यहाँ और भी बहुत सारी लाइन होंगी, उनको यूँ तिरछा काटते हुए आएगी, यानी कि तिरछी बेशक रखी है लेकिन अभी भी वो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को काट रही है। सोचो ये अगर कट सकती रेखाएं इसके द्वारा तो ये काट देती इनको, इधर ऐसे करके बीच में से काटते हुए आर पार जाती। तो यहाँ भी रॉड चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को काट रही है, तो यहाँ भी विद्युत वाहक बल जीरो नहीं आ रहा है बल्कि उसकी कोई ना कोई वैल्यू आ रही है। उतनी तो नहीं आ रही जितनी कि यहाँ पे आ रही थी, लेकिन फिर भी आ रही है। उतनी क्यों नहीं आ रही, क्योंकि यहाँ पे तो ऑलरेडी वो लंबवत थी, यहाँ लंबवत नहीं थी, हमने उसको किया था। तो लेंथ का इस दिशा में घटक तोड़ेंगे तो प्रभाव थोड़ा सा कम रह गया है, L cos थीटा बच गया है, इसलिए विद्युत वाहक बल कुछ तो आया है। इनमें अगर आप जरा गौर से देखेंगे तो रॉड किसी भी परिस्थिति में ये और ये किसी में भी रॉड चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को काट नहीं रही है। कोई भी चित्र में आप ध्यान से देख लें कि रॉड जो चल रही है ना उसके अकॉर्डिंग एक भी चुंबकीय क्षेत्र रेखा कट नहीं रही है। जैसे इसी में देखें सारी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं अंदर की तरफ, है ना, ऐसे करके, और जो रॉड है वो ऐसे करके रखी हुई है और ऐसे चल रही है। अब सोचो जब ये ऐसे चलेगी तो एक भी चुंबकीय क्षेत्र रेखा नहीं कटेगी, ऐसे चले तब भी और ऐसे चले तब भी। मैं ऐसे दिखाता हूँ कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं यूँ हैं, ये वाला फिगर ऐसे है, मैं यूँ दिखा रहा हूँ, है ना, और ऐसे चल रही है। तो ये तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के बीच में होकर निकल रही है इस तरह से। ऐसे चलने पर एक भी रेखा कटेगी नहीं, और नहीं कट रही है तो विद्युत वाहक बल जीरो है। यहाँ देख लो सारी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ऐसे हैं, यूँ करके रखी हुई है रॉड, है ना, और ये ऊपर की तरफ चल के जा रही है, तो एक भी चुंबकीय क्षेत्र रेखा नहीं कटेगी, क्योंकि रेखाएं ऐसे तो मैं दिखा पा रहा हूँ, इसके बराबर में भी होंगी, इधर भी होंगी, तो उनके बीच में से होते हुए ये ऐसे जा रही है। कटेगी केवल तब रेखाएं जब ऐसे चलेगी यूँ करके या फिर तिरछी होकर। ऐसे चलने पर एक भी रेखा नहीं कट रही है, तो मैं ऐसे मत सोचना कि बीच में से यूँ चीर जाएगी रेखा को, है ना। ऐसे जा रही है तो एक भी रेखा नहीं कट रही है, कि रेखा या तो इधर रह रही हैं या फिर इधर रह रही हैं, ये बीच में चल के जा रही है दोनों के। तो यहाँ भी कोई चुंबकीय क्षेत्र रेखा नहीं कट रही है, इसलिए यहाँ भी विद्युत वाहक बल हमें जीरो मिल रहा है। यहाँ भी देख लो सारी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ऐसे करके हैं, है ना, और रॉड ऐसे रखी है और उसको कैसे चलाया जा रहा है, ऊपर की तरफ, यानी कि रॉड यूँ चल के जा रही है। तो जब रॉड ऐसे चल के जा रही है तो एक भी रेखा नहीं कटेगी ऐसे करके, और नई रेखाएं कट रही हैं, तो यहाँ भी विद्युत वाहक बल कितना है, जीरो। तो ये अलग अलग सिचुएशन से हमारे दिमाग में एक बात बिल्कुल फिट हो जानी चाहिए कि अगर चुंबकीय क्षेत्र में कोई रॉड चल रही है, अगर कोई भी चालक छड़ किसी चुंबकीय क्षेत्र में चल रही है, तो उसके चलने मात्र से ही उसमें ईएमएफ प्रेरित नहीं हो जाएगा। अगर वो चलते हुए चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को नहीं काट रही है ना, तब उसमें विद्युत वाहक बल जीरो प्रेरित होता है, यानी होता ही नहीं है। और अगर चलते हुए वो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को काट रही है, सीधे सीधे चलते हुए काट रही है या तिरछे होकर काट रही है, अगर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं रॉड के द्वारा कट रही हैं, तब उसमें कोई ना कोई ईएमएफ प्रेरित होता है।